सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 76। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कल के दिन सोल फाइटिंग कंपटीशन का दूसरा दिन था, जहाँ तांग सेट का मुकाबला दूसरी तरफ लॉन्गमैंग सेट से हो जाता है और तांग सेट से सिर्फ और सिर्फ यूहो अकेला ही फाइट करने के लिए आया, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर एक डिसेबल वॉरियर किस तरह फाइट कर सकता है। उन्हें लग रहा था यूहो क्योंकि डिसेबल है इसलिए तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होगा, लेकिन यूहो ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था क्योंकि अकेले यूहो ने 7 के 7 राउंड जीतकर अपने तांग सेट को जितवा दिया था। इसके बाद श्रेक एकेडमी की भी फाइट करवाई जाती है जिसे मिस वांग काइनी लीड कर रही थी और वो भी काफी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हराते हुए इस राउंड को जीत चुके थे। लेकिन इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के दौरान सबसे खतरनाक टीम तो होली स्पिरिट चर्च की थी, जो कि अपने ओपोनेंट को घायल करते हुए उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से हरा रहे थे। साथ ही साथ यूहो को इवल जियाओटाओ का ऑरा भी महसूस हो जाता है, लेकिन यूहो उसे पहचान नहीं पाता। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माजरत करना चाहता हूं कि जो मैं आपके लिए वर्ड ऑफ इमोर्टल्स का एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया, आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत करें। मैं अगली वीडियो में दोनों एपिसोड्स एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत मिस्टर बीबी से होती है, जो बेड पर बैठा अभी तक बेड रेस्ट कर रहा था। तभी वहां पर यूहो के साथ बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं। केटा मिस्टर बीबी को इस तरह देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर बीबी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? जिस पर मिस्टर बीबी भी जवाब देते हुए कहता है कि पहले से बेहतर। तभी जूशेंसी आगे आते हुए उनसे कहता है कि वैसे वाकई तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि आज के दिन यूहो ने तो मैदान में कमाल ही कर दिया, काश कि तुम वो सब फाइट्स देख पाते। जिस पर मिस्टर बीबी भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने सारी फाइट्स देखी क्योंकि होटल वाले लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और यह तुमने वाकई में कमाल कर दिया। पूरे 7 के 7 वॉरियर्स को हराने के बाद तुमने हमारी सोल फाइटिंग कंपटीशन में पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत कर दी है। लेकिन अब कल के दिन हमारी टीम का मुकाबला आयरन स्वॉर्ड सेक्स से होने वाला है, तो यूहो तुम उसके लिए आखिर क्या प्लान कर रहे हो? यहाँ इससे पहले कि यूहो मिस्टर बीबी की बात का जवाब दे पाता, तभी जूशेंसी यूहो से कहता है कि कहीं आज की तरह तुम कल भी सबसे पहले फाइट करने के लिए ना चले जाना, फिर तो तुम अकेले ही उन सारी टीम्स को हरा दोगे और हमें बिल्कुल भी मजा करने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर मिस्टर बीबी भी जूशेंसी की बात से एग्री करते हुए यूहो से कहते हैं कि हाँ, जूशेंसी बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाकी सबको भी मौका दो, फिक्र मत करो, अभी लास्ट नॉकआउट राउंड काफी ज्यादा दूर है, हमारी टीम को रेस्ट करने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। यही बात थी जिसकी वजह से मैंने अकेले फाइट की और मैं अकेले ही सातों के सातों वॉरियर्स को हरा पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब किसी पावरफुल टीम से हमारा सामना हो तो हमारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हों। बाकी के सब लोग भी यूहो की इस बात को समझ जाते हैं और चूंकि यूहो अभी के वक्त लीडर है, इसलिए यूहो जो भी कहेगा उन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जूशेंसी फिर भी जिद करते हुए कहता है कि चाहे कल जो भी हो जाए, पहली फाइट तो मैं ही लड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का अब 3rd डे स्टार्ट हो चुका था। आज के दिन सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में नॉकआउट स्टेज होने वाला था। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सुबह सुबह ही 5 बैटल्स हो चुके थे और 6वीं बैटल तांग सेट की आयरन स्वॉर्ड सेट के साथ होने वाली थी। जैसे ही रेफरी ने ये अनाउंस किया, हम देख पाते हैं कि 7 मॉन्स्टर्स धीरे धीरे चलते हुए एरिना की तरफ ही बढ़ने लगे। वहाँ मौजूद ऑडियंस टैंक सेट की टीम को देखकर चिल्लाना शुरू हो गई और वो यूहो से कहने लगे कि यूहो, आज के दिन भी 1 वर्सेस 7 कर दो, आज के दिन भी 1 वर्सेस 7 करना। इसी तरह से टैंक सेट के लिए काफी ज्यादा नारेबाजी हो रही थी। दूसरी तरफ आयरन स्वॉर्ड सेट को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी जानी मानी टीम है। उनकी टीम काफी ज्यादा एलिगेंटली एरिना में एंटर करती है और उनकी टीम के लिए भी काफी ज्यादा नारेबाजी की जाती है। उन्हें देखकर भी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि आज 7 मॉन्स्टर्स का आयरन स्वॉर्ड सेट के साथ मुकाबला होने वाला है। तभी तांग सेट की तरफ से जूशेंसी खड़ा होते हुए कहता है कि सबसे पहले फाइट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जूशेंसी को भी अरीना की तरफ आता हुआ देखकर आयरन स्वॉर्ड सेट वाले भी एक खूबसूरत लड़की को अरीना की तरफ भेज देते हैं, जिसे देखकर तो जूशेंसी की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो अपने मन में कह रहा था कि वाह, खूबसूरत लड़की। दूसरी तरफ जूशेंसी को इस तरह करता हुआ देखकर यूहो अपने आप से सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं आयरन स्वॉर्ड सेट ने हमारे बारे में कोई तैयारी तो नहीं कर रखी, क्योंकि अगर जूशेंसी को हराना है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि किसी खूबसूरत लड़की को उसके साथ फाइट करने के लिए भेज दिया जाए। दूसरी तरफ हम जूशेंसी को देख पाते हैं, जो कि उस लड़की से कह रहा था कि हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम है जूशेंसी और मेरा ताल्लुक तांग सेट से है। जो सुनकर दूसरी तरफ वो लड़की भी अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है, मेरा नाम है चैंगसी और मैं आयरन स्वॉर्ड सेट को बिलोंग करती हूँ। प्लीज सीनियर, अगर हो सके तो मुझ पर जरा थोड़ा सा रहम दिखाना। जो सुनकर दूसरी तरफ जूशेंसी भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं।
वैसे भी मुझे खूबसूरत लड़कियों का चेहरा बिगाड़ने में जरा भी मजा नहीं आता। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे बाल भी सिल्की और खूबसूरत हैं। क्या मैं इन्हें टच कर सकता हूँ? जो सुनकर चैंगसी भी जवाब देते हुए कहते हैं कि सीनियर, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आप इस तरह किसी भी लड़की के बालों को टच नहीं कर सकते। तब तक रेफरी भी इन दोनों के दरमियान में आते हुए कहता है कि तुम दोनों के दरमियान अब फाइट होने वाली है, इसलिए अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। ये सुनकर तो दोनों लोग ही पीछे की तरफ हट गए। तभी अचानक इन दोनों के दरमियान फाइट भी शुरू हो जाती है। जू शेंगशी फाइट स्टार्ट होते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी शील्ड को बाहर की तरफ निकाल चुका। जू शेंगशी की 6 सोल रिंग्स को देखकर वहां मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लड़का तो एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है। दूसरी तरफ चैंगजी के पास सिर्फ 5 सोल रिंग थी और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुकी। जू शेंगशी ये देखकर कहता है कि वाओ, एक बैटल तलवार और शील्ड के दरमियान, अब तो मजा ही आ जाएगा। जो कहते साथ ही जू शेंगशी भी आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस चैंगजी पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चैंगजी भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरी जान लगाकर जू शेंगशी पर हमला करना शुरू कर देती है। जू शेंगशी चैंगजी के अटैक्स को अपनी शील्ड की मदद से ब्लॉक कर रहा था, जबकि साथ ही साथ जू शेंगशी मिस चैंगजी को बिना कोई तकलीफ पहुंचाए उसे सिर्फ पीछे की तरफ ही धकेल रहा था। पीछे हटते साथ ही मिस चैंगजी ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक जू शेंगशी पर चल दिया था। जू शेंगशी ने बेशक ही उस स्वॉर्ड स्लैश अटैक को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक मिस जियांग ने इस स्ट्राइक की तारीफ करते हुए कहती है, ये एक स्वॉर्ड प्रेसिंग स्ट्राइक टेक्निक थी। अगर जू शेंगशी के अलावा अरीना में कोई और होता तो उसके लिए इस टेक्निक को ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ अरीना में जू शेंगशी ने उस स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपनी ज्वानमिंग शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस चैंगजी पर हमला कर दिया। जिस अटैक से टच होते साथ ही मिस चैंगजी उड़ते हुए पीछे की तरफ आ जाती है। उसका सर भी चकरा रहा था। तभी वो जू शेंगशी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि एक खूबसूरत लड़की के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। जो सुनकर दूसरी तरफ जू शेंगशी भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम खूबसूरत हो, इसीलिए क्यों न एक खूबसूरत लड़की खुद ही हार मानते हुए पीछे हट जाए, क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों का चेहरा बिगाड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जो सुनकर मिस चैंगजी भी जू शेंगशी को जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी खूबसूरती की इतनी ही कदर है तो तुम्हें खुद ही हार मान लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब तुम खुद ही इस तरह नहीं कर रहे तो मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ही होगा और इसके साथ हम दोनों दोस्त भी नहीं रहेंगे। जो कहते साथ ही मिस चैंगजी ने अपनी मेड्यूसा पॉइजन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही बहुत सारे स्नेक्स ने मिस चैंगजी को घेर लिया था और वो अचानक ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मिस चैंगजी इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही थी और उसके बालों की जगह स्नेक्स आ चुके थे, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मिस चैंगजी अपने उन्हीं स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए जू शेंगशी पर हमला करना शुरू कर देती है। जिन सभी स्नेक्स से जू शेंगशी बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक जू शेंगशी को चारों तरफ से बहुत सारे स्नेक्स ने घेर लिया। पर तभी अचानक जू शेंगशी अपना एक ट्रम्प कार्ड ज्वानमिंग रिप्लेसमेंट टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जू शेंगशी अपने आप को मिस चैंगजी से रिप्लेस कर देता है। मिस चैंगजी अचानक से अपने आप को टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी जू शेंगशी मिस चैंगजी को देखकर उसे कहता है कि अब तो तुम वाकई में काफी ज्यादा बदसूरत हो चुकी हो। अब तो तुम बिल्कुल भी भूल जाओ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, बल्कि अब तो मेरा तुम्हें टच करने को भी दिल नहीं कर रहा। जो सुनकर मिस चैंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ ही जू शेंगशी से कहती है कि तुम तो भाड़ में जाओ, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। जो कहते साथ ही चैंगजी अपनी फिफ्थ मास्टर सोल टेक्निक मेड्यूसा ग्लेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते वक्त चैंगजी की आंखों से काफी ज्यादा तेज लेजर बीम निकल रही थी और वो जिस किसी चीज को भी टच करेगी वो बिल्कुल पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यह भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखकर जू शेंगशी के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अरीना में मौजूद जू शेंगशी भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करके अपने आप को लेजर बीम से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी वो लेजर बीम जू शेंगशी के करीब आती जा रही थी। जो देखकर दूसरी तरफ मिस जियांगनेन और जियाओ को तो जू शेंगशी के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को ये सब होता हुआ देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से फाइट अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। दूसरी तरफ जू शेंगशी एरिना में भी भाग भाग के काफी ज्यादा थक चुका था और वो तभी अचानक रुकते हुए अपनी ज्वानमिंग बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि टर्टल और पॉइजनस स्नेक का कॉम्बिनेशन है। जू शेंगशी अपने पॉइजनस स्नेक के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेड्यूसा ग्लेज की लाइट बीम से टकराने की कोशिश करता है, जिसके दौरान हम देख पाते हैं कि दोनों बीम एक दूसरे के साथ जाकर टकरा गए। दूसरी तरफ चैंगजी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह जू शेंगशी को हरा दे, लेकिन दूसरी तरफ जू शेंगशी एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है, इसी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो मेड्यूसा ग्लेज को नलीफाई करते हुए मिस चैंगजी को बहुत ही दूर पीछे की तरफ धकेल देता है। जो सुनकर चैंगजी भी जू शेंगशी से सवाल करते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम किस तरह मेरी मेड्यूसा ग्लेज की टेक्निक को नलीफाई कर
सकते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ जू सेंगसी भी मिस चेंगजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे ये मामूली से स्नेक्स मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। क्या तुम जानती भी हो कि मेरे पास जुआनू बीस्ट की मार्शल सोल है, ये टर्टल और स्नेक का कॉम्बिनेशन है। मेरे इस बीस्ट के सामने तुम्हारे ये मामूली स्नेक्स अटैक बिल्कुल भी काम के नहीं। जो सुनकर चेंगजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में जू सेंगसी पर हमला करने के लिए दोबारा से आगे की तरफ बढ़ चली। जो देखकर दूसरी तरफ जू सेंगसी भी चेंगजी से कहता है कि चलो क्यों ना फिर से शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही उसने अपनी शील्ड को जमीन में दे मारा। अपनी शील्ड को जमीन में धंसाते साथ ही जू सेंगसी वहां पर शील्ड फॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जहां हम देख पाते हैं कि बहुत सारे जुआनमिन शील्ड ने मिस चेंगजी को हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और उन्होंने मिस चेंगजी को चारों तरफ से घेर लिया था। जो देखकर चेंगजी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जू सेंगसी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक दूसरी तरफ जू सेंगसी अपनी जुआनमिन शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और चूंकि वहां पर काफी ज्यादा जुआनमिन शील्ड मौजूद थे, इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उनकी वेव से चेंगजी का सर टकराना शुरू हो जाता है। मिस चेंगजी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो तो अब अभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। दूसरी तरफ जू सेंगसी भी मिस चेंगजी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहती। मिस चेंगजी तो जू सेंगसी को बिल्कुल भी उसकी बात का जवाब नहीं देती, जबकि दूसरी तरफ मिस चेंगजी के साथी मिस चेंगजी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और हम देख पाते हैं कि मिस चेंगजी का सर चकराते चकराते अचानक ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसका मतलब ये कि जू सेंगसी इस फाइट को जीत चुका है और जू सेंगसी फ्लेक्स करते हुए कहता है, मिस चेंगजी तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और आगे से किसी को भी अपने जाल में मत फंसाना। मेरे जैसे हीरो को तो तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। यूहो और उसके बाकी के दोस्त जू सेंगसी को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ जू सेंगसी भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि चलो अब अगला कौन आएगा। तभी अचानक रेफरी वहां पर आते हुए जू सेंगसी को धक्का मारते हुए उसे कहता है कि रेफरी मैं हूँ, तुम नहीं। तांगसेट अपने पहले राउंड को जीत चुका है, नेक्स्ट राउंड के लिए कौन आने वाला है। जो सुनकर हम देख पाते हैं कि आयरन सोर्ड सेट का एक लड़का धीरे धीरे चलते हुए अरीना की तरफ आ जाता है, जो कि उदास होते हुए अपने आप से कह रहा था कि सीनियर सिस्टर तुम तो बेहोश हो चुकी हो, अब टीम बैटल में हम लोग किस तरह फाइट करेंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ जू सेंगसी भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ज्यादा दूर की मत सोचो, क्योंकि तुम तो ये इंडिविजुअल बैटल भी नहीं जीतने वाले, क्योंकि जब तुम लोग यहीं पर हार जाओगे तो इसका मतलब ये कि टीम बैटल होने ही नहीं वाली। जो सुनकर दूसरी तरफ उस वॉरियर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जू सेंगसी पर हमला करने के लिए उस पर जंप कर देता है, पर दूसरी तरफ जू सेंगसी अपनी जुआनमिन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही बुरे तरीके से एक ही अटैक में हरा देता है। इसके बाद तांगसेट के बाकी के वॉरियर्स भी काफी ज्यादा आसानी के साथ आगे की तरफ आते हुए आयरन सोर्ड सेट्स के वॉरियर को हराते गए और देखते ही देखते तांगसेट के सिर्फ 4 मेंबर्स ने आयरन सोर्ड सेट के सातों मेंबर्स को हरा दिया। जो देखकर तो ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ तांगसेट का ही नाम चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर जिंग को तो अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, वो कहता है कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तांगसेट के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी ने 2-2 फाइट लड़ी और 2-2 फाइट लड़ने के बाद उन्होंने अपने नए मेंबर को मौका दिया। अगर ये लोग चाहते तो ये लोग 1 वर्सेस 7 भी कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये लोग अपनी जानबूझकर स्ट्रेंथ को छुपाना चाह रहे हैं। क्राउन प्रिंस भी यही सब सोच रहा था। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तांगसेट के 7 मॉन्स्टर्स अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ ये लोग इसी तरह अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक जू सेंगसी मिस नान से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहा ने तुम्हारे जिम्मे एक सीक्रेट मिशन लगाया था, क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया। जो सुनकर मिस नान भी जू सेंगसी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि हमें सोल गाइडेंस वेपन्स बनाने के लिए रेयर मेटल की जरूरत है और यही सब हासिल करने के लिए मैं मैंगडी सिटी की 3 बड़ी ब्लैक मार्केट्स भी गई थी, लेकिन कोई भी ब्लैक मार्केट हमें वो रेयर मेटल बेचने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा रेयर मेटल उन लोगों ने एक कंपटीशन के लिए इकट्ठा कर लिया है। जो सुनकर यूहो हैरान होते हुए मिस नान से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे सोल टूल कंपटीशन के बारे में थोड़ा मजीद डिटेल में बताओ, जिस पर तो मिस नान ने सब कुछ यूहो को बताना शुरू कर दिया। तभी अचानक यूहो को महसूस होता है कि किसी ने उन पर नजर रखी हुई है और उसका शक बिल्कुल सही था। दूसरी तरफ यूहा तो उसके ऊपर ज्यादा भी ध्यान नहीं देता और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस नान ने भी सब कुछ यूहा को बताना शुरू कर दिया था। वो यूहा को बताते हुए कहती है कि मैंगडी सिटी में 3 मेजर ब्लैक मार्केट्स हैं जिन्होंने सोल टूल कंपटीशन हेल्ड करवाया है। इनमें से एक का नाम है जोशुआ अलायंस, दूसरा है पिंगफान अलायंस और तीसरा है आर्डू चैम्बर ऑफ कॉन्ग्रेंस। इन तीनों के ही बड़े बड़े सोल मास्टर्स इस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और यकीनन इन तीनों में से ही कोई ना कोई इस फाइनल को भी जीतने वाला है। यहाँ जिशु अलायंस का नाम सुनकर यूहा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने दोस्तों से सवाल करते हुए पूछता है, जिशु अलायंस का नाम तुम लोगों को मिस यी जी शुई से मिलता जुलता नहीं लग रहा, जो कि अब एक इवल सोल मास्टर है, जिसके बारे में मास्टर जुआन ने यूहा को बताया था कि एक लड़की थी मिस यी जी शुई
और इसी लड़की की वजह से मास्टर मू और ब्लैक ड्रैगन जंग पर उतर आए थे। वो लड़की एक सुपर डोलू मास्टर थी जिसने आज से 100 साल पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था, लेकिन फिर बाद में वो इवल सोल मास्टर्स के हाथ में जाते हुए इवल सोल ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी। दूसरी तरफ मिस नान भी यूहा की ये बात सुनकर उससे कहते हैं कि हाँ जरूर जीशू अलायंस का होली स्पिरिट सेट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। अब चूंकि यूहा को यहाँ पर काफी सारी बातें मालूम हो चुकी थी और वो इसीलिए इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है और वो फैसला करता है कि हम लोग इस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जरूर जाएंगे। यूहा की ये बातें सुनकर मिस नान भी यूहा को जवाब देते हुए कहती है कि आज के दिन क्वालिफायर मैचेस होने वाले हैं और जो भी वॉरियर सोल गाइडेंस टूल का लेवल 30 से नीचे होगा वो सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। जो सुनकर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है फिर तय रहा, मैं और केटा इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और जबकि तुम लोग भी हमारे साथ ही जाओगे ताकि हम जीशू अलायंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों को हो सकता है कि कुछ नए सोल गाइडेंस टूल भी ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाएं, इसीलिए चुप करने रहना। यूहा की ये बातें सुनते साथ ही सभी लोग उस कंपटीशन की तरफ रवाना हो गए जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी लोग ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिए थे। इवन के मिस टांग वू टोंग तो अपने वांगडोंग वाले रूप में वापस आ जाती है। इसी तरह ये लोग चलते चलते ब्लैक मार्केट के किंग होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर इस वक्त ये कंपटीशन चल रहा था, इसीलिए ये लोग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किंग होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ डांस नशा और ये कंपटीशन चल रहा था। वहाँ पर काफी सारे काउंटर्स मौजूद थे और सभी काउंटर्स पर एक वॉरियर लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की तरफ मौजूद नशेई इस पर गैम्बल करने की कोशिश कर रहे थे और वो आपस में जुआ लगा रहे थे कि आखिर कौन इस कंपटीशन को जीतेगा और कौन हारेगा। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि एक नशेई अपने सारे के सारे पैसे जुए में हार चुका था और वो गुस्से में खड़ा होते हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा रूड और बदतमीज था और वो चलते चलते खुद ही यूहा से जा टकराता है। यहाँ यूहा से टकराने के बाद वो लड़का उसी को गुस्सा दिखाने लगा। वो यूहा से कहता है कि बदतमीज अपाहिज आदमी, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जैसे ही उसने यूहा की आंखों में देखा उसके तो पैंट में ही सुसु निकल जाता है क्योंकि उसे यूहा की आंखों में दहशत और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो यूहा से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यूहा भी उसे कहता है कि मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। जो सुनकर वो आदमी जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि केटा यूहा को लेकर अरीना की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ अरीना में आते ही उन लोगों के सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम था चैनान। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं इस कंपटीशन का सुपरवाइजर और जज हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों का इस अरीना में आने का क्या मकसद है। जो सुनकर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई टैंगजी और मैं टैंगवू हूँ, हम लोग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। जो सुनकर दूसरी तरफ चैंगनान भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम लोग बेशक ये कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ आने में काफी ज्यादा देर कर दी क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटा ही बाकी बचा है। अगर तुम इस 1 घंटे के दौरान लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बना पाए तो तुम लोग इस राउंड को जीतने के बाद नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी आसान होगा, लेकिन तुम फिर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हो। जो कहते ही चैंगान यूहा और केटाओ को उनके काउंटर पर छोड़ते हुए वहाँ से वापस रवाना हो गया। इसके बाद हम देख पाते हैं कि यूहा और केटाओ काफी ज्यादा कूल तरीके से वहाँ पर एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बाकी के कॉन्टेस्टेंट तो काफी ज्यादा डरे और घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये 1 घंटा उनके लिए काफी नहीं होगा। उनके सोल गाइडेंस टूल को कंप्लीट करने की रफ्तार काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहा तो 10 मिनट से कम समय में ही अपने सोल गाइडेंस टूल को रेडी कर लेता है क्योंकि यूहा और केटा इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इसीलिए यूहा 10 मिनट से कम समय के अंदर ही अपने सोल गाइडेंस टूल को बना पाया। यूहा अपने लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाते साथ ही कहता है कि मेरा तो हो गया। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि 10 मिनट में ही आखिर किस तरह एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाया जा सकता है। यूहा के दोस्तों यूहा के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ केटाओ का भी कंप्लीट हो गया था। अब तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यूहा और केटाओ पर शक होने लगा। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि एक कॉन्टेस्टेंट आगे की तरफ आते हुए यूहा का सोल गाइडेंस टूल उठाते हुए उसे कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी एक सोल गाइडेंस टूल कैसे कंप्लीट कर सकते हो, मुझे जरा चेक करने दो। ये कहते साथ ही वो आदमी यूहा का सोल गाइडेंस टूल चेक करना शुरू कर देता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था और इस तरह के वेपन को क्रिएट करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। तभी अचानक वो आदमी यूहा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की होगी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग यूहा और केटाओ पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे थे। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस के वॉरियर भी ये सब वाकया होता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट करने के लिए आ गए थे, जो कि रिपोर्ट करते हुए कहता है कि टांग सेट के मेंबर्स अपना रूप बदलकर सोल टूल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी उसी जगह पर जहाँ पर इस वक्त जीशू अलायंस मौजूद है। हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, जैसा आपका ऑर्डर होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जो सुनकर मास्टर जिंग उस वॉरियर से कहता है कि उन लोगों पर करीब से नजर रखना और अगर ये लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं तो इन सभी लोगों को वहीं पर निपटा देना क्योंकि ये लोग आगे चलकर हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी उस वॉरियर को जवाब देते हुए
कहता है कि नहीं, तुम्हें फाइनल का इंतजार करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर तुम लोग उससे पहले ही कोई मौका बनाकर उन लोगों को अपने जाल में फंसा सको तो तुम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमें फ्यूचर में बिला वजह की कोई भी मुश्किल नहीं चाहिए। मिस वॉरेन तो क्राउन प्रिंस की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो चाहकर भी अब यूहा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूहा और केटा पर आ जाता है, जहाँ पर मौजूद सभी के सभी वॉरियर यूहा और केटा पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जीशुई अलायंस के कुछ वॉरियर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो अभी भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि क्राउन प्रिंस के आदमी ये सभी कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्राउन प्रिंस के भेजे हुए किराए के गुंडों ने यूहा और केटा को चारों तरफ से घेर लिया था। वो सभी गुंडे भी यूहा और केटा पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे थे। तभी यूहा उनसे कहता है कि मैंने चीटिंग करी है या नहीं, ये तुम लोग तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब डिसाइड करने का हक तो सिर्फ और सिर्फ जज के पास है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे किंग होटल में तो जज मौजूद ही नहीं, इसीलिए वो वॉरियर यूहा से कहता है कि तुम हमें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपना सोल गाइडेंस टूल चेक नहीं करने दे रहे, क्योंकि तुम भी इस बात को जानते हो कि तुम एक नंबर के चीटर हो। अगर हम लोगों ने तुम्हारा सोल गाइडेंस टूल चेक किया तो तुम्हारी चोरी जरूर पकड़ी जाएगी। यहाँ अब इसी तरह की बातें हो ही रही थी, तभी अचानक हम देख पाते हैं कि दूर से एक वॉरियर यूहा पर अपने सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए निशाना लगा रहा था। इन लोगों का प्लान ही ये था कि यूहा को रश में फंसाकर उसे जान से मार देंगे। पर दूसरी तरफ तो यूहा के पास सोल डिटेक्शन टेक्निक मौजूद थी। उसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को स्कैन किया और उसे उस असैसिन वॉरियर के बारे में भी पता चल गया। इसीलिए उसने अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर पर हमला कर दिया। साथ ही साथ यूहा ने यहाँ पर उस वॉरियर से भी अपना सोल गाइडेंस टूल वापस छीन लिया और यूहा उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि चूंकि तुम मेरा सोल गाइडेंस टूल चेक करना चाहते थे तो मैं तुम्हें इसकी पावर चेक करवा देता हूँ और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि आखिर इसे चलाया किस तरह जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी तो ये सब इतना तेजी से होते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसके तो होश ही उठ चुके थे और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो इस सूरत में करे तो करे क्या। उसके लिए तो अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और यह बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ उन सभी लोगों को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद इस कंपटीशन का जज भी वहां पर आ जाता है, जो कि जीशुई अलायंस का ही एक आदमी था। वो अपने साथियों के साथ आते हुए यूहा और केटा को चारों तरफ से घेर कर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने जीशुई की टेरिटरी में आते हुए हमारे वॉरियर पर हमला करने की हिम्मत भी किस तरह की। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कौन हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूहा की आंखें भी रेड कलर की चमकना शुरू हो जाती हैं और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि आसपास रेड कलर का स्मोक फैलना शुरू हो जाता है। चैनान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने आप से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक यूहा चैनान से कहता है कि तुम लोग बाहर से आने वाले वॉरियर्स के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हो। क्या तुम लोगों ने जरा सा सोचा भी है कि अगर होली एम्परर को इस बारे में मालूम हो गया तो किसके क्या नताइज होंगे। जो सब देखकर चैनान को तो ऐसा लग रहा था कि यूहा भी एक इवल सोल मास्टर है और यूहा तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था, इसलिए चैनान खुद से कहता है कि मुझे अभी इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस सुपरवाइजर ने यूहा के सामने घुटने टेक दिए। तभी यूहा भी उससे कहता है कि चलो अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें अब क्या करना होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ चैनान भी अपने वॉरियर्स को हुक्म देते हुए कहता है कि जिन लोगों ने भी ये सब हंगामा खड़ा किया था उन सभी को गिरफ्तार कर लो। यहाँ ये सब होता हुआ देखकर यूहा भी शांत हो जाता है। तभी चैनान यूहा के पास आते हुए से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी जो हमने अपने गेस्ट को नाराज कर दिया। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप कौन है, वरना तो हम लोग चाहकर भी ये काम नहीं करते। जिस पर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरी सोल गैदरिंग कैनन तो देख ही ली होगी, जो कि ऑलरेडी लेवल 3 का एक वेपन है। तुम लोग चाहो तो मेरे भाई का भी वेपन चेक कर सकते हो। जिस पर चैनान भी यूहा को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप लोग महान हो, आप लोग इस राउंड को पास कर चुके हो। दूसरी तरफ यूहा भी उसे कहता है कि मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं जीशुई अलायंस को डिस्टर्ब करने का, बल्कि मैं और मेरा भाई तो इस सोल टूल कंपटीशन में सिर्फ इसी वजह से हिस्सा ले रहे हैं ताकि हमें कुछ प्राइजेस और रेयर मेटल मिल सके। जिसके बाद चैनान भी यूहा से कहता है कि फिक्र मत करें, आज के बाद से जीशुई अलायंस भी आपको दिल से वेलकम करेगा। ये सब कहते साथ ही चैनान ने यूहा और केटा को एक एक बैच भी दे दिया था ताकि ये लोग दोबारा चाहे तो किसी भी वक्त जीशुई अलायंस में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने रूम में वापस आ चुके थे। तभी केटा यूहा से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उनका एटीट्यूड तो तुम्हारे लिए बिल्कुल चेंज हो चुका था। जो सुनकर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपने गॉड इलेक्ट्रलर्स की नेक्रोमेंसी की ऑरा को डांस करते हुए इवल सोल मास्टर की ऑरा में तब्दील कर दिया था, जिस वजह से वहाँ मौजूद उन सभी लोगों को लगा कि शायद मैं होली स्पिरिट चर्च से हूँ, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि जीशुई अलायंस का होली स्पिरिट सेट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। यहाँ ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यूहा से सवाल करते हुए पूछता है कि कुछ असैसिन्स ने तो तुम्हें मारने की भी कोशिश की, क्या तुम जानते हो कि आखिर वो लोग कौन थे और वो तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। जिसका तो यूहा के पास बिल्कुल भी जवाब नहीं था, लेकिन केटा तो मैग्नी सिटी को बहुत अच्छे तरीके से
जानता है। वो खड़ा होते हुए मिस्टर बीबी से कहता है कि ये जरूर सन मून रॉयल एम्पायर के ही लोग होंगे। क्राउन प्रिंस या मास्टर जिंग ने तुम्हें मारने के लिए उन सभी लोगों को भेजा होगा। जो सब सुनकर मिस टांगुटोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आते हुए कहती है कि उन लोगों ने तो अब अपनी हद ही पार कर दी। वो लोग जानते हैं कि वो लोग सामने से अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए वो पीछे से अटैक कर रहे हैं। और चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उन लोगों को उनकी इस बात का जवाब जरूर देंगे। और मिस टांगुटोंग के ये सब कहते साथ ही हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।